हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे पार्किंसन डिजीज और इसमें हम अभी न्यूरोनल पाथवे देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स बेसल गैंग्लिया में आपस में अरेंज रहते हैं और किस तरीके से कॉर्टेक्स से मैसेज बेसल गैंग्लिया के कॉर्पस स्ट्रेटम में आता है। कॉर्पस स्ट्रेटम से होता हुआ बेसल गैंग्लिया के डिफरेंट पार्ट से होता हुआ थैलेमस में मैसेज जाएगा, देन थैलेमस से मैसेज वापस कॉर्टेक्स को मिलता है। यही तो था। कॉर्टेक्स ने क्यों भेजा बेसल गैंग्लिया के पास? क्योंकि बेसल गैंग्लिया ही वो पार्ट है ब्रेन का जो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। बेसल गैंग्लिया ने ठीक है एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न आगे को भेजा, लेकिन जब वो मैसेज वापस कॉर्टेक्स को भेजता है बेसल गैंग्लिया, तो वो डायरेक्ट ना जाके किससे होता हुआ जाता है? थैलेमस से होता हुआ जाता है। इसके बाद हमने ये देखा था कि बेसल गैंग्लिया में किस तरीके से डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये सारे पार्ट बेसल गैंग्लिया के ही थे। कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट पुटामेन, जिन दोनों को साथ में मिला के हम कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लोबस पैलिडस, इंटरना एज वेल एज एक्सटर्ना, सबस्टेंशिया निग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ये सारे पार्ट हमारे बेसल गैंग्लिया के होते हैं और ये आपस में न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनके बीच में एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, कहीं पे आपका इनहिबिटरी का कनेक्शन होता है। तो इसे हमने इसी हिसाब से अरेंज किया था, सारे पार्ट्स को हमने लिखा था। ठीक है, इसमें मेजर मैंने आपको बताया था कि जो सबस्टेंशिया निग्रा, जो पार कॉम्पैक्टा है, दो रीजन होते हैं, का पार कॉम्पैक्टा एंड पार रेटिकुलाटा। तो पार कॉम्पैक्टा से ये जो सबस्टेंशिया निग्रा पार कॉम्पैक्टा है, इससे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन निकलते हैं। कहाँ पे जाते हैं? ये कॉर्पस स्ट्रेटम में। ठीक है, और कॉर्पस स्ट्रेटम में आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। कौन से न्यूरॉन है? गाबामिनर्जिक न्यूरॉन है। ठीक है, यानी कि ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर क्या है? गाबा है। तो इसको मैं क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ और उसके बाद हम पार्किंसन डिजीज का में देखेंगे क्या होता है। तो ये जो सबस्टेंशिया निग्रा पार कॉम्पैक्टा है, इसने क्या किया? आपका यहाँ से डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन थे ये एक्टिवेट हुए और इनने क्या किया? डोपामीन को रिलीज किया। अब ये डोपामीन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। हमें पता है डोपामीन के दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, D1 एंड D2। तो अगर ये D1 से बाइंड होता है, ठीक है, जो ये आपके गाबामिनर्जिक न्यूरॉन जो ग्लोबस पैलिडस इंटरना की ओर जाते हैं, इनके सर्फेस में कौन से रिसेप्टर ज्यादा होते हैं? D1। ठीक है, तो क्या हुआ? डोपामीन D1 से बाइंड होगा तो D1 रिसेप्टर हमेशा क्या करते हैं? एक्साइटेशन कॉज करते हैं। तो इसीलिए ये न्यूरॉन क्या हुआ? एक्साइट हो गया। एक्साइट होगा तो ऑब्वियसली इसके टर्मिनल में जो है उसे रिलीज कर देगा। इसके टर्मिनल में क्या है? गाबा, तो इसने गाबा को रिलीज किया। गाबा कैसा होता है नेचर में? इनहिबिटरी। इसीलिए ये आगे आने वाले न्यूरॉन को, जो गाबामिनर्जिक ही न्यूरॉन है, इसको क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। ये न्यूरॉन क्यों एक्साइट हुआ पता चला? क्यों हुआ? क्योंकि D1 से डोपामीन बाइंड हुआ था। ये न्यूरॉन क्यों इनहिबिट हुआ? क्योंकि पहले वाले न्यूरॉन ने गाबा रिलीज किया और गाबा हमेशा क्या करता है? आपका इनहिबिशन करता है। तो ये न्यूरॉन इनहिबिट हो गया। तो इसके इनहिबिशन की वजह से जो इस न्यूरॉन का थैलेमस में इन्फ्लुएंस था वो बिल्कुल खत्म हो गया। थैलेमस में कोई भी इनहिबिटरी इनपुट नहीं आया, क्योंकि ये न्यूरॉन अगर एक्साइटेड होता तो ये गाबा रिलीज करता और थैलेमस इनहिबिट होता। लेकिन क्योंकि ये न्यूरॉन इनहिबिट हो चुका है, इसीलिए थैलेमस में कोई भी इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस नहीं आया। इसीलिए थैलेमस अपना मैसेज कॉर्टेक्स को भेज देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये न्यूरॉन इनहिबिट हो गया था। अगर ये एक्साइटेड ही रहता तो क्या होता? ये भी अपने टर्मिनल से गाबा को रिलीज करता और गाबा यहाँ थैलेमस में इनहिबिशन कर देता, जिससे सिग्नल्स कॉर्टेक्स को नहीं जाते। ये था D1 का रोल। नाउ D2, जो हमारे न्यूरॉन, जो गाबामिनर्जिक न्यूरॉन कॉर्पस स्ट्रिएटम से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना में जाते हैं, उनके सरफेस में D2 रिसेप्टर अबंडेंट अमाउंट में होता है। तो डोपामीन जो है वो D2 से जब बाइंड होगा, हमें पता है D2 क्या होता है? इनहिबिटरी होता है। तो जैसे ही ये बाइंडिंग होगी तो ये न्यूरॉन क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि D2 से बाइंडिंग हुई है तो इनहिबिशन होना ही होना है। तो इस न्यूरॉन के इनहिबिशन की वजह से क्या होगा? आगे आने वाला न्यूरॉन फ्री हो गया, क्योंकि जब यही न्यूरॉन इनहिबिट हो चुका है तो क्या ये ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना में प्रेजेंट न्यूरॉन पे कुछ फर्क कर पाएगा? नहीं। तो यही कारण है कि ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना से निकलने वाला दूसरा गाबामिनर्जिक न्यूरॉन क्या हो जाएगा? एक्साइटेड ही रहेगा, क्योंकि पहला वाला इनहिबिट हो गया तो ये दूसरे पे अब कुछ असर नहीं कर सकता। तो इसके एक्साइटेड होने की वजह से क्या होगा? ये एक्साइट हो गया है तो ये क्या करेगा? अपने टर्मिनल से गाबा को रिलीज करेगा। इस गाबा के रिलीज होने की वजह से क्या होगा?
आगे आने वाला न्यूरॉन क्या होगा बताओ? गाबा क्या करेगा? आगे आने वाले न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा। तो ये जो न्यूरॉन आपको दिख रहा है ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन, जो कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस से निकलते हैं, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? इसके टर्मिनल इनहिबिट हो जाएंगे। तो इसके इनहिबिशन की वजह से क्या हुआ? ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन इनहिबिट हो चुका है। यहाँ पे ये क्या किया करता था? ये न्यूरॉन इस गाबामिनर्जिक न्यूरॉन को एक्साइट किया करता था। ये दूसरा वाला जो न्यूरॉन थैलेमस में जा रहा है, ये जो ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है इस न्यूरॉन को एक्साइट करता था, लेकिन क्योंकि ये खुद में इनहिबिट हो चुका है तो इस न्यूरॉन पे इसका अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इन टोटल आपका क्या होगा? ये जो न्यूरॉन है ये क्या रहेगा? आपका इनहिबिटेड ही रहेगा, ये गाबा के इन्फ्लुएंस में ही रहेगा। इसीलिए आपका थैलेमस आपका क्या कर रहा है? आप बोल सकते हो ये जो थैलेमस है आपका, थैलेमस में कोई भी आपका क्या हुआ? इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस अभी भी नहीं आया है, इसीलिए सिग्नल्स कॉर्टेक्स को जाएंगे। तो D1 D2 का ये रोल है। समझ में आ रहा है? तरीका दोनों की वजह से सिग्नल्स कॉर्टेक्स को जाते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। ठीक है, केवल आपको ध्यान में क्या रखना है? कौन सा न्यूरॉन कहाँ पे है और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा न्यूरॉन है, गाबामिनर्जिक है, ग्लूटामिनर्जिक है। तो अकॉर्डिंगली अगर ग्लूटामेट रिलीज होगा तो एक्साइटेशन होगा, यानी कि आगे आने वाला न्यूरॉन एक्साइट हो जाएगा और अपने टर्मिनल से अपने केमिकल को रिलीज कर देगा। अगर जो आपका न्यूरॉन है वो इनहिबिटरी है तो वो आगे आने वाले न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से आगे आने वाला न्यूरॉन अपने टर्मिनल में प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं कर पाएगा, कोई भी इन्फ्लुएंस आगे आने वाले ऑर्गन पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? ये था रोल ऑफ D1 एंड D2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली पार्किंसन डिजीज में होता क्या है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज में बेसिकली हो क्या रहा है? तो क्या होता है कि जो ये सब्सटेंशिया निग्रा पार कॉम्पैक्टा से जो निकलने वाले डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, बताया था मैंने बेसल गैंग्लिया में जो आपका सब्सटेंशिया निग्रा पार कॉम्पैक्टा में ही हमारे सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ से निकलने वाले डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजनरेशन हो गया, तो यहाँ पे डोपामीन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? डोपामीन का लेवल कम हो गया। तो डोपामीन का लेवल कम होने की वजह से क्या होगा बताओ? ये जो डोपामीन D2 रिसेप्टर से बाइंड होता था, क्या वो बाइंड हो पाएगा? हाँ बताइए, क्या सीक्वेंस होगा इसका? इसको मैं आपको सीक्वेंस के फॉर्म में ही लिखाती हूँ सो दैट आपको ध्यान में रखे। ठीक है, इसे मैं यहां से हटा रही हूँ। इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सो हुआ क्या? देखो, डोपामीन कम है, यहाँ पे डोपामीन की कम हो गया, क्योंकि पार्किंसन में होता ही यह है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स आपके डैमेज हो जाते हैं, तो डोपामीन का लेवल कम है। तो डोपामीन जैसे D2 से बाइंड हुआ करता था, अब वो D2 से बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको हम इसी तरीके से बना लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग वे में बना के चलेंगे। डोपामीन नॉट बाइंड विद, ये बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, नॉट एबल टू बाइंड विद D2 रिसेप्टर आप लिख लेना। ठीक है, डोपामीन जो है इट इज नॉट एबल टू बाइंड विद D2 रिसेप्टर, क्योंकि डोपामीन है ही नहीं तो D2 से कहाँ बाइंड होगा। ठीक है, अब जब ये बाइंडिंग नहीं हुई तो आप मुझे बताइए D2 से जब बाइंडिंग हुआ करती थी तो क्या होता था? क्या होता था? इनहिबिट होता था ना, न्यूरॉन इनहिबिट होता था, क्योंकि D2 रिसेप्टर कैसे होते हैं? इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं। तो डोपामीन के बाइंड होते ही, जैसे ही डोपामीन रिसेप्टर से बाइंड होता था, ये न्यूरॉन इनहिबिट हुआ करता था। आई लिखा हुआ है ना, इनहिबिट होता था। तो अब मुझे बताइए, क्या ये जो न्यूरॉन है ये इनहिबिट हो पाएगा? नहीं। और यही कारण है, जब ये डोपामीन का कम हो जाता है लेवल और ये D2 से बाइंडिंग नहीं हो पाती है, तो ये जो गाबामिनर्जिक न्यूरॉन है ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनको रोकने वाला अब कोई नहीं है। तो इट विल रिजल्ट इन ओवर एक्टिव फर्स्ट गाबामिनर्जिक न्यूरॉन, क्योंकि दो है ना हमारे पास, केवल आपको समझाने के लिए। ओके,
ओवर एक्टिवेशन हो गया किसका, न्यूरॉन का, क्योंकि इसे रोकने वाला अब D2 रिसेप्टर जो डोपामीन था D2 रिसेप्टर के थ्रू अब वो है ही नहीं, क्योंकि डोपामीन ही नहीं है, तो ये अब क्या हो चुका है, ओवर एक्टिव हो चुका है। अब बताइए ये ओवर एक्टिव हो गया यानी कि इनहिबिट होने की जगह अब ये क्या हो चुका है, एक्साइट हो चुका है। ठीक है, एक्साइट होगा तो अपने टर्मिनल से क्या रिलीज करेगा, इस तरीके से इसके टर्मिनल में जो गाबा था वो रिलीज हुआ, क्योंकि गाबा मिनर्जिक न्यूरॉन है तो ऑब्वियसली रिलीज भी गाबा ही करेगा। जैसे ही गाबा रिलीज करेगा तो ये दूसरा न्यूरॉन अभी तक बिल्कुल जो अपनी ही धुन में चल रहा था, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई था नहीं, अब क्योंकि ये एक्साइट हो चुका है, इसने अपना गाबा रिलीज किया। गाबा जैसे ही इसके डेंड्राइट पे बाइंड होगा तो ये आपका न्यूरॉन जो अभी तक एक्साइटेड था अब क्या हो जाएगा, गाबा की बाइंडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। आई होप इट मेक्स सेंस। ओके, हुआ ये, अब न्यूरॉन क्या हो चुका है, इनहिबिट हो चुका है। तो अब ये बताइए ये न्यूरॉन इनहिबिट होगा तो क्या ये अपना टर्मिनल से जो पहले गाबा को रिलीज करता था वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जो इस न्यूरॉन की वजह से ये जो ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन इनहिबिट हुए थे ना, अब वो इनहिबिशन हट चुका है। क्यों हट चुका है, क्योंकि ये न्यूरॉन खुद से इनहिबिट हो चुका है। तो ये जो ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन जो इनहिबिट हुए थे अब ये क्या रहेंगे आपके, ये रहेंगे आपके एक्साइटेड रहेंगे। ठीक है, इनके ऊपर जो असर था इस न्यूरॉन का ये हट चुका है, इसीलिए ये ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन एक्साइट हो गए। अब देखो क्या होगा, ये क्योंकि ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन एक्साइट हो गए हैं तो ये क्या करेंगे, ये जो सेकंड गाबामिनर्जिक न्यूरॉन है इसे क्या कर देंगे, एक्साइट कर देंगे। देखो पहले मैं इसको पूरा करूं, गाबामिनर्जिक न्यूरॉन ओवर एक्टिव हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ था, इसने क्या किया, इनहिबिट कर दिया सेकंड गाबामिनर्जिक न्यूरॉन को। और जैसे ही सेकंड गाबामिनर्जिक न्यूरॉन इनहिबिट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स को जो ये रोक के रखा था अब वो रोक नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक्टिवेशन हो गया ऑफ ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन। अब ये ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन देखो पूरा अपना इफेक्ट दिखाने के लिए तैयार है। ये ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन सीधे जाएंगे और जो ये सेकंड, इस साइड का सेकंड, ठीक है, जो ग्लोबस पैलिडस इंटरना में प्रेजेंट जो सेकंड गाबामिनर्जिक न्यूरॉन है जो यहाँ से बाहर निकल रहा है, इस न्यूरॉन को ये क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, दे विल एक्टिवेट सेकंड गाबामिनर्जिक न्यूरॉन। और ब्रैकेट में आप दे सकते हो कौन से की बात कर रही हूं मैं, ग्लोबस पैलिडस इंटरना में जो प्रेजेंट है। ये किसकी बात हो रही थी, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना के न्यूरॉन की बात हो रही थी। तो ये न्यूरॉन जो था सेकंड न्यूरॉन ये अब एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि इसमें एक्साइटेटरी सिग्नल आ चुके हैं। ये जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये अब इनहिबिट नहीं है, ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो चुका है, एक्साइट हो चुका है ये न्यूरॉन ग्लूटामेट की वजह से। और ये न्यूरॉन एक्साइट हुआ तो ये क्या करेगा, थैलेमस में अपने अंदर के केमिकल को रिलीज कर देगा। कौन सा केमिकल है भाई, ये गाबा। गाबा रिलीज हुआ तो थैलेमस क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। और थैलेमस एक बार इनहिबिट हो गया तो जो सिग्नल जा रहे थे कॉर्टेक्स को, अब ये सिग्नल इतनी आसानी से कॉर्टेक्स को नहीं जा पाएंगे। सिग्नल्स जो जाएंगे वो जो आपके एक स्मूथ सिग्नल जाते थे जिसकी वजह से हमें स्मूथ मूवमेंट हम कर पाते थे बॉडी का, वो मूवमेंट आपके स्मूथ नहीं हो पाएंगे। और यही कारण है, यही एक कारण है क्यों डोपामीन का लेवल कम होने की वजह से आपके मूवमेंट पे फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो थैलेमस से सिग्नल अभी तक आसानी से जाया करते थे, क्योंकि थैलेमस आपका इनहिबिट हो चुका है, पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। तो अब क्या होगा, जो सिग्नल्स जा रहे हैं कॉर्टेक्स को वो आपके सिग्नल्स आसानी से आपके नहीं जा पाएंगे। इसीलिए जो सिग्नल्स होंगे वो ना तो स्मूथ होंगे ना ही कोऑर्डिनेटेड होंगे। इस चीज को समझ रहे हैं, थैलेमस इनहिबिट हो चुका है। अभी जब तक डोपामीन था थैलेमस कैसा था आपका, थैलेमस में इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं आया था। दोनों पाथवे में समझा चुकी हूं आपको। लेकिन अब क्योंकि जब कम हुआ तो किस तरीके से आपका क्या हुआ, ये न्यूरॉन एक्साइट हुआ और इस न्यूरॉन के एक्साइट होने की वजह से जैसे ही ये गाबामिनर्जिक न्यूरॉन एक्साइट हुआ तो इससे क्या हुआ, आपका एक इनहिबिटरी इनपुट गया
क्योंकि ये ऑब्वियसली एक्साइट हुआ है तो अपने अंदर के गाबा को रिलीज करेगा। कहाँ करेगा? थैलेमस में ही इसके टर्मिनल है, तो इनिबिटरी इनपुट जाएगा टू थैलेमस। और एक बार अगर थैलेमस में इनिबिशन हो गया तो जो हमारे मूवमेंट है, कॉर्टेक्स को मैसेज नहीं जा पाएगा प्रॉपर, तो मूवमेंट कैसे होंगे? मूवमेंट विल नॉट बी स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, ये आप कर लेंगे। सो ये पूरा क्या है, तरीका है कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। और सेम अगर मुझे यहाँ से समझाना है, मैं इसे भी समझा सकती हूँ। तो D2 के थ्रू कैसे हुआ है आप समझिए। अब देखो, ये जो डोपामीन है D1 से भी नहीं बाइंड हो पाएगा। जब यहाँ डोपामीन है ही नहीं, डोपामीन कम हो चुका है, तो ये क्या करेगा? D1 से भी इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। अब इससे अगर ये बाइंड नहीं हो रहा है तो क्या ये न्यूरॉन एक्साइट होगा? होगा ये न्यूरॉन एक्साइट? नो, ये इनहिबिट हो जाएगा बेटा। क्योंकि D1 से बाइंडिंग जब होती थी डोपामीन की, D1 क्योंकि एक्साइटेटरी था नेचर में, तभी तो ये न्यूरॉन क्या होता था आपका? एक्साइट होता था। लेकिन अब ये क्या है, क्योंकि यहाँ कोई डोपामीन नहीं है, तो ये न्यूरॉन क्या रहेगा आपका? इनहिबिटरी रहेगा, यानी कि इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिट होने का मतलब ये अपने अंदर से गाबा को रिलीज नहीं कर पाएगा। अभी तक ये क्या कर रहा था? गाबा को रिलीज कर रहा था ना। अब अपने अंदर से गाबा को रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो ये न्यूरॉन पूरी तरह से फ्री हो चुका है। अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है। अभी तक ये न्यूरॉन रोका करता था, अपने अंदर से गाबा को रिलीज करता था, और जैसे ही गाबा इससे बाइंड होता था ये इनहिबिट हो जाया करता था। लेकिन अब क्योंकि ये खुद इनहिबिट हो चुका है, तो ये न्यूरॉन को एक्साइट होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि केवल ग्लूटामेट का इन्फ्लुएंस इस पे रहेगा। गाबा तो बिल्कुल खत्म ही हो समझ लो। तो ये न्यूरॉन एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होगा तो क्या होगा? अपने अंदर से गाबा को रिलीज करेगा थैलेमस में, और थैलेमस में गाबा रिलीज हुआ तो इनहिबिशन होगा, सिग्नल्स कॉर्टेक्स को नहीं जाएंगे। तो दोनों तरीके से समझ में आ गया ना D1 D2 की वजह से कैसे हुआ। अगर डोपामीन कम होगा तो ना तो D1 से बाइंडिंग होगी ना D2 से बाइंडिंग होगी, और किस तरीके से ये पूरे पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये था कि किस तरीके से पार्किंसन डिजीज होती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन हम अब कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एंटी पार्किंसन ड्रग। ठीक है, पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए हमें पता है कि डोपामीन के लेवल के कम होने की वजह से ही तो आपका पार्किंसन डिजीज हो रही है। मूवमेंट जो स्मूथ नहीं हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड नहीं हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं? डोपामीन के कम होने की वजह से। तो हमारा एम क्या रहेगा कि हम डोपामीन के लेवल को इम्प्रूव करें। उसके तरीके अलग अलग हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी। टिल देन रिवाइज कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो मुझे डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपको आंसर जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच।